क्योंकि ये जो अवार्ड है हमारे महासचिव उसके बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने स्पेशली आपको क्यों बुलाया है। और हमारे एक और मेहमान हैं श्री जावेद सिद्दीकी साहब, 2 मिनट में बस आ रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं अब इस पूरे अवार्ड फंक्शन की कमान SWA के महासचिव श्री जमा हबीब के हाथों सौंपता हूँ। श्री जमा हबीब। यहाँ हाजिर होने की बहुत सी अहम और गैर अहम वजूहात में एक बहुत बड़ी वजह और सब बड़ी अहम वजह ये है कि मैं शैलेंद्र जी के नाम से यहाँ हाजिर हुआ हूँ, जो मेरे दोस्त भी थे और गुरु भी थे। और आज उनकी गैर हाजिरी में फिर मैंने शैलेंद्र जी कह लिया। मुझे याद है जिस तरह से उन्होंने मुझे डांटा था, और बॉम्बे यूथ स्क्वायर में मुलाकात होती थी उनके साथ, अक्सर इप्टा में भी आया करते थे इंडियन, और PW में भी मिलते थे। तो ये डांट के एक बार उन्होंने कहा था, ये तुम्हारे साथ व्यासु और देबू ये दोनों मुझे शैलेंद्र कहते हैं, तुमने ये जी का दुम छल्ला क्यों लगा रखा, इसे निकालो। तो झिझकते हुए फिर सिर्फ शैलेंद्र कहते हुए कुछ बोल लगता था, बड़ा ऑड लगता था। सीनियर थे, मुझसे बड़े थे, लेकिन स्वभाव ऐसा दोस्ताना कि बड़ी मुश्किल से आदत डाली, और या उन्हें शैलेंद्र कह लिया और जी दिल में कह लिया, उन्हें ना कह, ताकि वो ना सुने। ये अगर बंद कर दो तो बड़ा आंख पे लगता है ये। हाँ, और दोस्ताना फिल्म से बाहर ही हुआ था इस तरह से। और मुझे याद है कि वजह आप सब जानते हैं, लिख चुका हूं कई बार कह भी चुका हूं, कैसे सचिंदा के साथ एक दफा कुछ नाराजगी हो गई, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम शैलेंद्र ने क्या दूसरे राइटर के साथ लिखेगा, कोई भी राइटर ला के दो, हम नए राइटर के साथ लिखेगा, हम शैलेंद्र के साथ। देबू जो उनके यहाँ असिस्टेंट थे मुझे ले गए, लेके गए। मैं नियत नहीं थी फिल्मों में आके लिखने की अभी, और खुद को इस काबिल भी नहीं समझता था कि अब इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। नज्म तो अपनी मर्जी से कह ली, जब जी चाह कह ली। अब दूसरे की सिचुएशन पे कहो, दूसरे की कहानी पे कहो, दूसरे के किरदार पे कहो, और वो भी जब आपको वो नाप तोल के मीटर दे दिया गया कि इसी मीटर में, इसी लाइन पे, इसी धुन में कहो, और खास तौर पे मुझसा बेसुरा जिसे गाना भी नहीं आता था, तो लगता था ये बड़ा मुश्किल काम है, वहां मत जाओ, उस तरफ जाओ, वरना खाम का पोल खुलेगी। और मैं इनकार कर रहा था जिस वक्त देबू ने जाके शैलेंद्र जी से कह दिया, और शैलेंद्र ने, अरे तुम समझते क्या हो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में क्या सारे अनपढ़ रहते हैं यहाँ पे? जाओ जाके बिमल के पास लोगों को काम नहीं मिलता, लोग वहां ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो जाओ साथ में। And that's all. He gave me the order and the ticket to enter. And इस तरह फिल्मों में शामिल हुआ। तो मेरी इंडस्ट्री में दाखिल होने की वजह भी वही थे, और इसलिए कहता हूँ कि उनसे सीखा भी बहुत था, तो गुरु भी थे, और दोस्ताना भी हो गया। और मैं चला गया, और मुझे मीटर भी थमा दिए गए, और उसके ऊपर जब मैंने गाना लिखा था, पहला गाना था, मोरा गोरा अंग ले दे मोहे श्याम रंग दे दे। उसके बाद एक और वाक़या हुआ छोटा सा, कि सचिंदा की कोई वजह हुई, सुलावे कल नहीं वो शैलेंद्र को बुलाओ, हम उसके साथ लिखेगा, हम नहीं लिया। तो बिमल रॉय एंड सचिंदर बर्मन और एक सेम एज पे, और दो बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए लड़ भी लेते थे, अटखेलियां भी करते थे, और पान मांगे तो नहीं देंगे, तुमको पान नहीं देगा, तुम ऐसा करो पहले। तो ये सारा चलता था उनके दरमियान।
तो शैलेंद्र को वापस बुलाया गया। तो उन्हें शैलेंद्र को बड़ा जरा सा अटपटा लगा कि गुलजार तुम्हारा गाना पसंद भी आया, लोगों को अच्छा भी बना है। तो मैं कहा देखिए वो कुर्सी पे रुमाल रखा हुआ है, जाइए रुमाल उठाइए और बैठ जाइए, वो आप ही की जगह, बिल्कुल जैसा मैं जावेद साहब के लिए अब भी कर रहा था यहाँ बैठा हुआ हॉल में। और बहरहाल वो बैठ गए। तो अल्लाह ने उसके बाद मुझसे कहा कि तुम जानता हूं तुम गाने नहीं लिखना चाहते थे, आने से पहले कहा था, लेकिन तुम वापस वहां जहाँ काम कर रहे हो, एक मोटर गैरेज में मैं काम करता था, कि वहां नहीं जाओगे, तुम इधर आओ हमारे साथ असिस्टेंट हो जाओ। सो इन सो मेनी वेज द फेट टर्न्स यू, एंड इट वोंट बी रॉन्ग अगर मैं कहूं कि माई फेट वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाय शैलेंद्र एंड आई केम टू फिल्म्स, जहां से रिकॉग्निशन भी मिली और जहां से रोजी रोटी भी मिली और जहां आप जैसे दोस्त भी मिले और ऐसे ऐसे चेहरे अमर हैं जिनके साथ अभी तक चल रहा हूं। आई केम टू द इंडस्ट्री एंड शैलेंद्र जी के साथ उठना बैठना पहले भी था और फिर और बढ़ता गया। A committed man to ideology, a committed communist, a party member, as I was discussing with his children. So was Salil Chaudhary, so were some others, बहुत से लेफ्टिस्ट थे उस वक्त इंडस्ट्री में जो कमिटेड थे, और वो ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र रेलवेज में थे और रेलवे ट्रेड यूनियन में बड़े एक्टिव मेंबर, बहुत ही एक्टिव मेंबर। तो नॉट ओनली अ फिल्म लिरिसिस्ट, he was a poet of the people and a poet of the protest. उनकी जो नज़में हैं, उनकी कविताएं हैं जो प्रोटेस्ट की, और तो आवाम में जाके वो पढ़ा करते थे जलसे में, वो एक और बहुत बड़ी सतह है जो शैलेंद्र का मुकाम है, वो उससे भी एक और ऊंचा मुकाम है जहां वो बिलोंग करते थे और जहां के से वो फिल्मों में आए थे लिखने के लिए। हम उन्हें उन नज़मों से भी जानते थे, कविताओं से भी जानते थे, और फिर उनके ये गाने, एक कमिटेड आदमी जो एक आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड है, उसका अपना अस्तित्व, उसका अपनी आइडियोलॉजी, उसके अपने ख्यालात, वो जहां पे उसका बिहेवियर भी, जो भी बर्ताव भी होगा, वो वैसे ही होगा जो उसकी अपनी कन्विक्शन है और उसकी शख्सियत उसके काम में झलकती है। वही अवाम की जबान, जो अवाम की जबान के साथ वो जुड़े हुए थे बाहर, वो उनकी फिल्मी गानों में भी नजर आती है। वो जबान कहीं से उठाई हुई, चुराई हुई या मांगी हुई या उधार ली हुई नहीं है, वो उनकी अपनी अंदर की जबान है, उनके दिल की और दिमाग की, जो उनके संस्कारों में बसी हुई थी, जो उनका कल्चर था, जो उनकी सभ्यता थी। इसलिए आपको वो सुनाई देता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी हिंदुस्तानी। ये आवाज उनके अंदर की आवाज है, और जहां मौका मिलता है वो किसी सिचुएशन पर, किसी कैरेक्टर पे, वो अपनी बात कह देने की कोशिश जरूर करते हैं। दिल का हाल सुने दिल वाला, कह के रहेगा कहने वाला, अरे रे 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 ये तो है थानेदार का साला। ये इस अंदाज में आपने, और आइडियोलॉजिकल, विद एन थॉट, विद एन आइडियोलॉजी, ये गाने मार्क उस तरह से नहीं किए, लेकिन वो तहों में, अल्फाज की तहों में अपनी बात रख देना, और एक लेयर और रख देना जो सामने स्क्रीन पे नजर आता है, उसके पीछे भी वो कुछ कह रहे हैं। ये बात शैलेंद्र जी के पास थी और शैलेंद्र ही ने दी, और हमने उन्हीं से सीखा था, इसलिए हमें मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो ऊपर की बात कहते हैं तो उसके नीचे एक बात और कह रहे हैं। आम आदमी, अभी फिल्म में आपने कहा कि बिल्कुल आम आदमी, हाँ
आम आदमी से जुड़े हुए थे, आम इंसान से जुड़े हुए थे और आम आदमी की स्ट्रगल के साथ जुड़े थे। इसलिए, और ये बात, ये मिसाल मैं कई बार दे चुका हूं, कई बार कई जगह पर, और लिखा भी है कि जब ये कहते हैं मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, एक कॉमन आदमी, एक कॉमन मैन, उसको वो डिफाइन कैसे करते हैं और उसकी ताकत को किस तरह से, क्षमता को, उसके अंदर जो उसके अंदर अपना अस्तित्व है, जो अपनी हैसियत है उसकी, वो जिस तरह से बयान करते हैं उसके अंदर, तो वो बात वो अपनी कह भी जाते हैं, होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे। दिस इज अ कॉमन मैन ही इज टॉकिंग अबाउट। वो एक अंदाज है जो राज साहब कैरी करते हैं, एंड ही वाज प्लेइंग अ कॉमन मैन। होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, और हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे, मेरा जूता है जापानी, ये दिल है हिंदुस्तानी। तो वो बात मामूली बात नहीं है, वो जमहूरियत की बात भी करते हैं, उसमें डेमोक्रेसी की बात भी करते हैं, और उस आम आदमी की बात भी करते हैं जब वो इरादा कर ले तो कैसे वो अपना इनकलाब पैदा करता है, रेवोल्यूशन पैदा करता है, वो बात भी उसमें कहते हैं। सो सिर्फ ये कि उनके गाने पॉपुलर हुए, सिर्फ उसी हैसियत के पे नहीं देखना चाहिए। शैलेंद्र को जानने के लिए आपको कुछ लेयर्स और भी खोलनी पड़ेंगी, उनको पहचानने के लिए आपको कई तहें और कुरेदनी पड़ेंगी नीचे से, वरना आवारा गाना, आवारा एक पूरे मुल्क का गाना बन गया जाके हिंदुस्तान से बाहर। ये ना उससे पहले हुआ था ना आज हुआ, उसमें राज साहब बस probably the diamond for him, जिससे वो चमक पैदा हुई और उनके गीत और उनके गाने वहां तक पहुंचे और उनके अल्फाज वहां तक पहुंचे। लेकिन वो उनके मानी जाने बगैर ये नहीं हो सकता कि कोई भी लाइन, कोई भी गाना, कोई भी गीत इस तरह अवाम की जबान बन जाए। और वो भी पूरे रूस में आज तक गाते हैं। वो राज कपूर बोलते हैं, राज कपूर बोलते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं उसका गाना बोल गया। एक जगह थी यहाँ सांता क्रूज में जिसका नाम था बापू निवास। सांता क्रूज स्टेशन के उस तरफ है एक गली में। ये एक जगह थी जो शैलेंद्र जी ने ली, एक जगह ली थी कि यहाँ पे एकांत में बैठ के लिख सकूं। काम था, लोग बाग साथ रहते थे, सिटिंग्स होती थी, सारा नहीं कर पाते थे, वक्त नहीं मिलता था, तो ओवरनाइट करना, देर तक काम करना, कुछ काम। बापू निवास एक जगह ली उन्होंने, वहां एक 1 बेडरूम, कोई छोटा सा बंगला था, उसका आउटर हिस्सा, कि मैं यहाँ पे बैठ के आराम से काम कर सकूंगा, किसी वक्त लिख सकूंगा। तो बाशु के कुछ दोस्त, बंगाल से कुछ 2 दोस्त आए, तो ठहरने के लिए जगह नहीं थी, तो शैलेंद्र ये दोस्त मेरे आए हैं बंगाल से, कलकत्ता से, इनको रहने के लिए 2-4 दिन रहेंगे, चले जाएंगे। हाँ रख लो बिठा। देवू का कोई रिलेटिव आ गया तो वो वहां पे टिक गया, कुछ काम ढूंढने आया तो वहां पे आके शाम के वक्त एक वो दारू का अड्डा बनता था, कभी ठर्रे का और कभी आंटी के यहाँ से आया हुआ, और वो जो टिपिकल नाम होते हैं, पास्कल का है और पहली धार का है, और ये सारे नाम वहीं के सुना करते थे। तो कभी शैलेंद्र आ गए, कभी सलीला आ गए, और कभी वो बैठ गए, कोई 2-4 वो साथ में बैठे हुए, और डिस्कशन हो रही है ऑन स्पार्टैकस, माय ग्लोरियस ब्रदर्स, द नेकेड गॉड, लिटरेचर का डिस्कशन चल रहा है, एंड सारे के सारे कम्युनिस्ट बैठे हुए अपने बता रहे हैं।
और उस वक्त की पूरी कम्युनिस्ट मूवमेंट की, और बड़े ताव में आके, और फाइनली ये होता था कि वो वन फॉर दी रोड होता है ना, वन फॉर दी रोड वो करते हैं, तो मतलब वो क्लाइमेक्स वो डिस्कशन का होता था कि एक एक ग्लास तोड़ा और चले निकले, तुम जाओ फिर नहीं आएंगे कल से, और ये कह के अगले दिन फिर वही मजमा। और उस बापू निवास में, उस मकान में, वो जगह जो शैलेंद्र ने ली थी एकांत में बैठने के लिए, वो अकेले कभी भी वहाँ पे नहीं देखे गए और ना दाखिल हुए। वहाँ पे लोग ही रहते रहे और दोस्त यार रहते रहे। दैट इज द पर्सनैलिटी, दैट्स द वो शख्सियत है शैलेंद्र की, उस तमाम आइडियोलॉजी के साथ और वो तमाम दोस्तों के साथ। और बट दिस इज हाउ आई नो शैलेंद्र। अब भी जब कोई बात इस तरह की होती है कि आज गानों के मानी बताइए, तो कई बार जी चाहता है यार वो शैलेंद्र से पूछ लो जाके, काश शैलेंद्र होता तो कोई बामानी आपको लाइनें देता और कोई अच्छी लाइनें देता और कोई आज की जिंदगी से जुड़ी हुई बात कहता। कहीं ना कहीं फोक उनमें, ये तीसरी कसम के गाने आपने सुने आज। क्या है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई। कहां से ये लाइन मिलेगी आपको? चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई। और वहां से वो फोक की एक लाइन लेके, हरे भरे नीम तले मिला है किसी का झुमका, और ये फूल उठा के एंड ही मेक्स अ सॉन्ग आउट ऑफ इट। दैट इज शैलेंद्र। वो किस तरह से कोई छोटी मोटी सी चीज उठा के और उससे वो गाना बना लेते हैं, वो गीत बना लेते हैं। दैट इज शैलेंद्र एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम शैलेंद्र। आई हैव लर्नड टू द एक्सटेंट व्हेन ही वाज देयर। आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम हिज सॉन्ग्स एंड I present on behalf of everybody his songs to you so that you keep learning with it, and I wish his biography be written again and again. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूंगा, उससे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शैलेंद्र जी के जो गीत हैं और उन गीतों का कपूर फैमिली से जो एक रिश्ता है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। राज कपूर जी की फिल्मों के लिए जितने गीत उन्होंने लिखे हैं शायद उतने दूसरों के लिए नहीं लिखे होंगे, और यही वजह है कि जब हमने रणधीर कपूर साहब से बात की और वो फौरन उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा, मैं SWA की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ कम हियर सर। जरूर जी। मैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं शैलेंद्र जी के बारे में कुछ कह सकूं, उनके बच्चों को, उनके परिवार को। ये मेरे दुर्भाग्य है कि मैंने शैलेंद्र जी के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। मेरे फिल्मों में आने से पहले वो चल बसे थे, बट शैलेंद्र जी को मैं सबसे महान गीतकार, लिरिसिस्ट मानता हूं फिल्म इंडस्ट्री में। जो उनका योगदान है फिल्म इंडस्ट्री में लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं शैलेंद्र जी का हाथ जोड़ के बहुत आभारी हूं और उनके परिवार को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उनके पिता ने मेरे पिता को
अमूल्य योगदान दिया है अपने गीतों से। राज कपूर जी के करियर में शैलेंद्र जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो गाने गीत नहीं होते तो शायद राज कपूर जी भी राज कपूर नहीं होते। और जो उनने बहुत पॉपुलर फिल्में बनाई हैं उन दिनों में, जो आज तक चलती हैं, उनमें भी शैलेंद्र जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बहुत आभारी हूं जो उनने मेरे पिता को दिया, आरके फिल्म्स को दिया, और हम तक खा रहे हैं उसका। आज शैलेंद्र जी का ये खा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अवार्ड रिसीव करने के लिए शैलेंद्र जी के बड़े बेटे श्री मनोज शैलेंद्र जी को बुलाता हूं स्टेज पे। प्लीज आए। उनकी बेटी अमला शैलेंद्र मजुमदार जी को बुलाता हूं। प्लीज आ जाएं। और उनके छोटे बेटे श्री दिनेश शैलेंद्र जी को बुलाता हूं। आप लोगों को ये बता दूं कि जब मनोज जी को, जो लॉस एंजलिस में रहते हैं, वहां जब पता चला, वो सिर्फ इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए वहां से आए हैं। उनकी बेटी आमला जी, वो दुबई में रहती हैं, वो इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए यहाँ आई हैं। दिनेश जी जो मुंबई में हैं और लेखन और डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं, कमल हसन जी की कई फिल्में लिखी, कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। मैं गुजारिश करूंगा गुलजार साहब और रणधीर कपूर साहब से कि वो इस अवार्ड से इनको नवाजें। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Good evening, everyone. To all the members of Screenwriters Association, Gulzar Saab and Randir ji, thank you from the bottom of our heart, from each member of the Shailen family. This award means a lot, and as was mentioned earlier, I flew down from San Francisco just to receive this award, only for one reason. This award is being given in recognition of my father's work by his peers. And what can be better than that? Thank you to all of you. शुक्रिया मनोज जी। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? Please. It's been such an emotional journey to come here and to receive this award for Baba. I cannot express my gratitude. I think I will just burst into tears. But thank you ever so much, everyone who's involved in this. Thank you. Namaskar. I'm the youngest in the family among the 5 children. So I take this opportunity for thanking my parents for having had more than 3 or 4 children. Thank you. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
इसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। जमा को मेरी फिल्मों के नाम तक याद नहीं थे पूरे। एनीवे, पहली बात तो शुक्रिया SWA का कि मुझे गुलजार साहब की लाइन में खड़ा किया। जिस मुकाम तक मुझे पहुंचने में अभी वक्त लगेगा बहुत। जहां तक अब्बास साहब का सवाल है, आपने जानकारी तो आपको मिली गई है काफी कुछ AV से। मैं अपनी जो मेरा व्यक्तिगत जो भी उनके साथ एक अजीब सा रिश्ता रहा है, जिनको मैं कभी मिला नहीं जिंदगी में, मैं उसकी बात करना चाहूंगा। 1960 की बात है, जब हिंदी कहानी बहुत रूज पर थी, बहुत कुछ लिखा जा रहा था। एक अब कहानी आई थी गेहूं और गुलाब। मैं उस कहानी के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो अब्बास साहब की कहानी थी। और कहानी ये थी कि एक फिल्म शूटिंग की यूनिट है, बॉम्बे से एक गांव में जाती है शूटिंग करने के लिए। और कहानी है किसानों के बारे में। और जो फिल्म का हीरो है बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है। जाहिर है आज भी होता है कि गांव में कोई शूटिंग की यूनिट पहुंच जाए तो बुखार आ जाता है पूरे गांव को। सब लोग फिल्म वालों के पीछे पागल हो जाते हैं, इश्क होने लगते हैं। फिल्म के हीरो हों या डायरेक्टर हों या टेक्नीशियन हो, सब भाव खाने लगते हैं। वो बेचारा किसान, उन्होंने उसका खेत लिया है कि है किराए पे शूटिंग करने के लिए। होता है ना, हम जाते हैं शूटिंग पे तो किसानों के खेत ले लेते हैं कि फिर भाई तो तुम्हारे खेत इतना पैसा ले लो, हमें शूटिंग करने दो। अब होता ये है कि बीच में बरसात शुरू होने वाली हो जाती है और फसल पक के खड़ी है, गेहूं की फसल पक के खड़ी है, बरसात शुरू होने वाली है और बेचारा किसान परेशान है कि बरसात हो गई तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब क्या होगा? अब जो फिल्म का निर्देशक है उसको आखिरी सीन शूट करना है, तब फिल्म पूरी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि फिल्म की शूटिंग इंपॉर्टेंट है कि फसल का कटना इंपॉर्टेंट है। फिल्म यानी कि गुलाब, फसल यानी कि गेहूं, इसलिए नाम था गेहूं और गुलाब। और ये उसमें विजुअल कमाल का था कि जो हमारी आर्क लाइट्स होती हैं, रात के वक्त वो आर्क लाइट्स ऑन करके खेतों की कटाई होती है। शूटिंग नहीं होती, खेतों की कटाई होती है। ये जो एक विजन था उस आदमी का, उस शख्स का, कि भले आप एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम करें, मनोरंजन की दुनिया में काम करने हैं, पर जो सोच है, जो आपकी जमीन से जुड़ी हुई सोच है, जहां मजदूर है, किसान है, छोटे लोग हैं, मामूली आदमी हैं, मुझे लगता है इस सोच को हमारी फिल्मों में लाने का बहुत बड़ा जिम्मा जो है वो अब्बास साहब का है। उसके पहले शायद एक आध फिल्में ऐसी बनती रही होंगी, ऐसी बात नहीं है। और सिर्फ ये इतना ही नहीं कि उन्होंने अपनी फिल्मों में, मैं मानता हूं कि राज जी की फिल्मों में जो भी ये सोच आई, चाहे आप उसको समाजवाद कह लें या मामूली आदमी की फिक्र या सोच कह लें, वो मुझे लगता है अब्बास साहब की देन है। अब्बास साहब का इसकी सोच है जो वहां तक पहुंची है। चाहे आवारा हो, C420 हो, 50 दूसरी फिल्में हैं, मेरा नाम जोकर हो, जागते रहो, अनहोनी हो, बहुत सारी फिल्में होंगी। तो मैं मानता हूं कि अब्बास साहब ने जो कुछ दिया, राज कपूर शायद बहुत ज्यादा लिखे पढ़े नहीं थे, पर उसमें इतनी समझ जरूर थी जो आज हमें नहीं मिलती देखने को अपने प्रोड्यूसरों में, कि भाई जो लेखक है उसके साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। आज मैंने सुना भी है कि राज कपूर ने जितना समय अब्बास साहब के साथ गुजारा होगा, शायद अपने परिवार के साथ भी नहीं गुजारा होगा। रात दिन उनके साथ बैठे रहते थे। साठे साहब भी थे जो उनके साथ बैठ के लिखते थे। और एक समझ थी कि नहीं भाई, इसी मुल्क में अगर फिल्म बनानी है तो ये जो सोच है, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, ये सोच मुझे लेखक से मिलनी चाहिए। और वो लेखक थे अब्बास साहब। कुछ और भी बातें हैं जो मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, मगर मैं अपनी व्यक्तिगत जो बातें हैं कि मैं जब तेजाब लिख रहा था, जब मुझे मिला एन चंद्रा, वो एक कुछ आइडिया लेके आए कि यार ये तेजाब करनी है, तो मैंने सुना आइडिया उनका। मैंने कहा यार संधू, दिस कुड बी आवारा ऑफ 90s। बोले व्हाट डू यू मीन आवारा ऑफ 90s? मैंने कहा देख, अगर राज कपूर जिंदा होते, मैं 1988 की बात कर रहा हूं जब ये फिल्म शुरू हुई थी, अगर राज कपूर जिंदा होते
और आज अगर आवारा बनाना चाहते तो तेजाब होती। कैसे? अगर आपने फिल्म देखी हो तेजाब और आवारा भी अगर देखी हो और नहीं देखी हो तो आपका दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता आपका अगर आपने आवारा नहीं देखी तो। हमने जानबूझ के राज कपूर को ट्रिब्यूट दिया तेजाब में। उदाहरण के लिए मैं एक दो उदाहरण दूंगा, क्योंकि वो जो कुछ फिल्में हैं जो अब्बास साहब ने लिखी हैं वो हमारे डीएनए में, हमारे खून का हिस्सा है। वो सोच जो है कि हम आखिर फिल्में लिखते क्यों हैं, क्या हम नौटंकी वाले हैं, क्या है, या सिर्फ एंटरटेनमेंट हमारा काम है। मुझे याद है महात्मा गांधी फिल्मों के बिल्कुल खिलाफ थे। मेरा ख्याल है जिंदगी में जहां से भी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, महात्मा गांधी उस सब के खिलाफ थे। तो एक फिल्म बनी थी राम राज्य जी के जो थे उनके निर्माता, उन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि आप आइए मेरी फिल्म देखिए, राम की कथा पे है। गांधी जी बोले मैं फिल्म देखने जाऊं, मतलब मुझे इस देश को आजादी दिलानी है, मुझे और भी काम है। नहीं गए, क्योंकि उनके लिए फिल्में कुछ नीची चीजें थी। अब्बास साहब ने महात्मा गांधी को जवाब लिखा जो छपा अखबारों में। वो जवाब आप कब के लिए पढ़ने की चीज है। अब्बास वो पहले शख्स थे जिन्होंने फिल्म को सम्मान दिलाया कि फिल्म का जो व्यवसाय है वो कितना इज्जतदार व्यवसाय है, कितना अहम व्यवसाय है, कितना जरूरी व्यवसाय है। ये कोई नीची निगाह से देखने वाली चीज नहीं है ये फिल्म है। आप सबको वो उनका जवाब कहीं न मिले तो पढ़ना चाहिए जो लिखा जवाब अब्बास साहब ने। और फिर गांधी जी आखिर राजी हुए, उन्होंने राम राज्य देखी, शायद अकेली फिल्म उन्होंने देखी जिंदगी में, पहली बार और आखिरी बार। ये अब्बास साहब काम था कि उन्होंने फिल्म को एक ऐसे आदमी तक पहुंचाया जो शायद फिल्मों से घृणा करता होगा। दूसरी बात, मैं वापस आता हूं तेजाब पे। उसमें एक सीन है कि वो अनिल कपूर की एंट्री है, मुन्ना बस्ती में घुसता है और दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती है, रास्ता खाली हो जाता है, लोग घरों में घुस जाते हैं क्योंकि गुंडा है। और ये सीन पूरी तरह कॉपी था आवारा के सीन से, जिसमें जब आवारा का विलन केएन सिंह गली में आता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती है, रास्ते खाली हो जाते हैं, सब लोग घरों में घुस जाते हैं। और मैं कहना ये चाहता था उस सीन से, हालांकि किसी पत्रकार ने, किसी रिव्यू राइटर ने उसका जिक्र तक नहीं किया, कि 25 सालों में, आजादी के बाद 25 सालों में हमारा मुल्क वहां पहुंच गया है जहां विलन की एंट्री हीरो की एंट्री बन गई है। और भी उसमें और भी सीन, जो एक सी बीच पे सीन है आवारा में राज कपूर नरगिस का, जहां वो उसको आवारा बदतमीजी वगैरह कुछ कहती है और उसको बाल पकड़ के समझती क्या है, बड़े बाप की बेटी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने सीन रखा उसमें बाकायदा अनिल कपूर और माधुरी के बीच में, हैदराबाद वाले लोकेशन पे। तो आज ये हाल है कि हम जो भी कुछ लिखते हैं, हम पूरी कोशिश ये रहती है कि नहीं यार, हम अब्बास की संतानें हैं। अब्बास ने जो फिल्में लिखी, सारी फिल्मों के नाम आपने देखे होंगे, हमारे खून में घुस गई हैं वो फिल्में, और हम उससे अलग लिख भी नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। मैं तो मानता हूं कि अब्बास एक जरासीम है, एक रियली जरासीम है फिल्म लेखक के लिए। और अगर आपके अंदर घुस जाए तो भैया आप, भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हर लिखने में से कि मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या इससे क्या होने वाला है, क्या किसी को समाज में मेरी फिल्म देख के कुछ रिएक्शन आएगा, कुछ उसकी होगी कुछ सोच आएगी, कुछ वो सोचेगा, कुछ करेगा। नहीं, बस 2 घंटे का टाइम पास है। मेरे लिए अभी भी फिल्में वही हैं जो असली फिल्म शुरू होती है जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं। अगर फिल्म आपके साथ रहती है थिएटर के बाद भी, तब सच में फिल्म किसी काम की है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। उन्होंने फिल्में बनाई भी, मुन्ना है, धरती के लाल है, आसमान महल है, 11,000 लड़कियां हैं, शहर और सपना है। अगर आप वो फिल्में देखें, इस आदमी का दिमाग खराब है। जहां सब लोग ये अलग तरह की फिल्में बना रहे हैं, ये बंदा अपनी लाइन में लगा हुआ है। तो एक सोच, अगर आपके अंदर एक समाजवादी सोच या कोई भी एक सोच है, विचार है कि हाँ मैं एक समाज का हिस्सा हूं और एक फिल्म लेखक के तौर पे मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ रोटी नहीं कमा रहा हूं, मैं सिर्फ अपने काम के पैसे नहीं ले रहा हूं,
मैं एक ऐसे माध्यम के लिए काम कर रहा हूं जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर तक पहुंचता है पूरी दुनिया में, जिनको शायद लिखना पढ़ना भी नहीं आता, और मैं जो लिखता हूं उन तक पहुंचता है और उनकी सोच को बदल सकता है। तो अब्बास ने फिल्म लेखक को मकाम दिलाया। खुद साहित्यकार थे, पत्रकार भी थे। उनका जो एक आता था लास्ट पेज, आजाद कलम या ऐसा कुछ नाम था, वो आता था ब्लिट्स में। अब तो खैर वो अखबार भी नहीं बचा, मगर हम लोग उसको धार्मिक किताब की तरफ पढ़ते थे कि यार इस हफ्ते अब्बास साहब ने क्या लिखा है, क्योंकि उस समय की जो भी समस्या होती थी समाज में। आज हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, कहीं कोई एक आवाज़ नहीं है अब्बास के मुकाबले की, जो अपने समय के बारे में, अपने समय के हालात के बारे में वो लिखे और बोले जो उन्होंने लिखा और बोला उस वक्त। ठीक है, उनकी अपनी एक विचारधारा थी, साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, ठीक है, मगर फिर भी समाज की इतनी चिंता थी उन्हें। और हम सब यहाँ पे फिल्म लेखक हैं, लिखने वाले ही हैं, और हमारे लिए मेरे ख्याल है अब्बास एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं एक आखिरी बात जो मैं जरूर कहना चाहूँगा, जिसका मैं साक्षी हूँ, आप लोग नहीं होंगे। 2012 में जब मैं महासचिव बना एसोसिएशन का और ऑफिस आना शुरू किया, तो मुझे एक दस्तावेज मिला, हैंड रिटन दस्तावेज। वो दस्तावेज क्या था? मिनिमम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट अब्बास साहब की अपनी राइटिंग में लिखा हुआ, जो आज तक अप्रूव नहीं हुआ है। हम लोग भी लगे हैं कई सालों से, हम सब लोग लगे हैं कि भाई वो मिनिमम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लेखक के लिए होना चाहिए, गीतकारों के लिए होना चाहिए। अब्बास ने उसमें रेट तक लिखे हैं, कहानी का क्या रेट होगा, स्क्रीन प्ले का रेट क्या होगा, डायलॉग का रेट क्या होगा, गाने का रेट क्या होगा, रॉयल्टी तक, रॉयल्टी भी कितनी होनी चाहिए, वो सब डिटेल में लिखा है अब्बास साहब ने, एक दस्तावेज। और मैं मानता हूं कि वो जो दस्तावेज है, हम जब भी अपना एमबीसी मिनिमम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट लेके जाएं, हमें उसको भी लेके जाना चाहिए कि देखो ये आज से 50-60 साल पहले, पता नहीं वो किस सन की बात है जब वो इन्होंने लिखा होगा, ये अब्बास साहब लिख के गए थे। और अभी तक इस मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं हुई, या इस फिल्म इंडस्ट्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सब इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी गवाही दे, इसे अप्रूव करे। तो ये हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं, अब उसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मगर ये है कि एक फिल्म लेखक की तरह मैं मानता हूँ कि अब्बास साहब एक ऐसा उदाहरण है, और मैं दुआ करता हूँ कि वो जो जरासीम है हम सब की खून में घुसे, और तभी उस खून से अच्छी फिल्में निकलेंगी। मेरी तो कोशिश हमेशा रहती है, बाकी आप लोगों पे धन्यवाद। शुक्रिया कमलेश जी। बात तो सही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जावेद अख्तर साहब आने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन तो चूंकि घर के हैं तो हम ऐसे मौके पे तो इनसे फायदा ना उठाएं तो और फिर ये किस काम के। अब मैं अवार्ड ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का अवार्ड रिसीव करने के लिए बुलाना चाह रहा हूं। हाँ सॉरी, मैं मिस कर गया। अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूं रणधीर कपूर साहब को। प्लीज सर। यहां भी वही रिश्ता है जो आप देख चुके हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास और राज कपूर साहब का रिश्ता। अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, जो अब्बास साहब की ग्रैंड डॉटर हैं, और शाहिद कपूर, और अभी आपने धड़क फिल्म देखी होगी, ईशान की मम्मी हैं। खुद भी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी फिल्मों में, कई सीरियल्स में। नीलिमा अजीम जी को प्लीज।
रणधीर जी और कमलेश जी अवार्ड प्रेजेंट करेंगे नीलिमा जी को। नीलिमा जी प्लीज आप कुछ कहें। Good evening, ladies and gentlemen, friends, and all the veterans and the great icons here. It's a very emotional moment. It's a little difficult for me to speak because I was 6 years old. And my father, when he started Blitz, Gulzar Sahab knows, Adab Gulzar Sahab, Javed Sahab. Anwar Azim Sahab, when he started the Urdu Blitz with B.K. Karanji, at that time we started living in Bombay. And I studied in Besant Montessori School. And I remember his involvement with Raj Kapoor Sahab and Inder Raj Anand, Vasant Sate Sahab. I remember all that. I remember all the wonderful people at that time. मैं छोटी सी थी और हम लोग बेसेंट मॉन्टेसरी स्कूल से अपने नाना के घर पे आ जाते थे। मेरे मम्मिया नाना थे, बट ही वॉज द ओनली नाना आई न्यू, एंड ही वॉज अ वंडरफुल ग्रैंडफादर। कभी भी उनको महसूस होता था कि बच्चे जो हैं कुछ खामोश हो गए हैं, तो इतना he was so funny and mischievous with us. बैठते थे, फलसफा डिस्कस करते थे, और ऐसे ही हम लोगों ने बस पता भी नहीं चला हमें कि हम कला की दुनिया में आ गए। We have absorbed music, dance, literature, theatre from him, and my wonderful father Anwar Azim Sahab. I remember him. I remember Mambachu Chacha. I used to call him Mambachu Chacha. So I'm very honored. I'm very honored. Thank you. शुक्रिया नीलिमा जी। एक और अभी याद आया मुझे जो मैं मिस कर गया था कि अब्बास साहब की जो आखिरी फिल्म थी एज राइटर, उस फिल्म को राज कपूर साहब पूरी नहीं कर पाए थे और रणधीर जी ने ही उस फिल्म को एज डायरेक्टर कंप्लीट की थी। दैट वाज हिना। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आप तो मतलब थैंक यू घर की मुर्गी मतलब पतीले से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं आप। मोहताज नहीं हैं। आपने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लम्हे, शतरंज के खिलाड़ी जैसी मशहूर फिल्में लिखी, कामयाब फिल्में लिखी हैं। मैं तो बहुत कम नाम दे रहा हूं। इसके अलावा थिएटर भी लिखा है, अदब भी लिखा है। तुम्हारी अमृता, हाँ सॉरी, वो नम्रता में कंफ्यूज हो रहा था मैं। हाँ नहीं, वो मेरी नहीं थी। तुम्हारी अमृता एक प्ले जो फारूक शेख साहब और शबाना आजमी करती आई थी, वो जावेद सिद्दीकी साहब ने लिखा है। मैं दावत दे रहा हूं जावेद सिद्दीकी साहब को, प्लीज सर। मेरे निहायत
मोहतरम और अजीज दोस्त गुलजार साहब, अजीजों और दोस्तों, मैं सबसे पहले स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन को मुबारकबाद दूं कि उन्होंने ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा एहसान किया है फिल्म राइटर्स के ऊपर। दूसरा शुक्रिया मैं उनका अदा करना चाहता हूं, मेरी ही अपनी एसोसिएशन है, मगर फिर भी जिन लोगों ने ये बंदोबस्त किया है, जिन लोगों ने ये सोचा है, उनकी तारीफ किए बगैर मैं नहीं रह सकता कि आज हम उन बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं जिनके जलाए हुए चिरागों की रोशनी में हम यहाँ तक पहुँचे। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं आप लोग। मेरे दोस्त संजय चौहान ने मुझे हुक्म दिया कि मैं राही मासूम रजा साहब के बारे में कुछ कहूं। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे टॉर्च की रोशनी में चांद को तलाश किया जाए। राही साहब बहुत बड़ी शख्सियत। ये हमारी बदनसीबी है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस शख्सियत का, उस इतने बड़े कैनवस का सिर्फ एक हिस्सा ही देख पाते हैं, और वो है उनकी सीरियल राइटिंग, और वो भी महाभारत। लेकिन राही साहब इतने छोटे नहीं थे। राही साहब एक मल्टी फैसेटेड कैरेक्टर थे, और अगर आप उनके करीब जाके उनको समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाजा होगा कि उनका फैलाव, उनका विस्तार कितना दूर तक गया है। उनकी सबसे बड़ी पहचान जो थी वो थी कि वो एक बहुत ही अच्छे शायर थे, और ये शायरी उस जमाने में वो कर रहे थे जब उनके मुकाबले पर उनके साथियों में बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। मजाज हुआ करते थे, सरदार जाफरी हुआ करते थे, खलीलुर रहमान आज़मी हुआ करते थे, जानिसार अख्तर हुआ करते थे, कैफी आज़मी हुआ करते थे, दर्जनों हुआ करते थे। और उस ज़माने में वो आदमी जो है वो अपना सिक्का बंद करता। अलीगढ़ में जब वो पढ़ाते थे उस ज़माने से ही उनकी शोहरत जो थी वो दूर दूर तक फैलना शुरू हो गई थी। कुछ शायर ऐसे होते हैं जो गज़ल बहुत अच्छी कहते हैं, कुछ शायर ऐसे होते हैं जो नज़म बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन राही साहब नज़म और गज़ल दोनों के ऊपर बराबर की दस्तरस रखते थे। क्या आप यकीन मानेंगे कि उस शख्स ने 1857 की पूरी दास्तान नज़म में लिखी है, जिसमें हजारों शेर हैं, 1 2 4 नहीं, हजारों शेर पूरी कहानी में। वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरा जी चाहता है कि मैं इसका बाकी हिस्सा भी लिखूं, यानी इसे 1947 तक लेकर आऊं, लेकिन शायद उनको वक्त नहीं मिल सका और वो पूरा नहीं कर सके। गज़ल भी बहुत अच्छी कहते थे। अभी आपने एक शेर सुना जो मुझे अफसोस है कि वो गलत पढ़ा गया, इसलिए मैं उसे सही पढ़ रहा हूँ कि ऐ सबा तू तो उधर से भी, इसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सबा कहते हैं हल्की ठंडी हवा को। ऐ सबा तू तो उधर से भी गुजरती होगी, उस गली में मेरे पैरों के निशान कैसे हैं। ये जो नॉस्टैल्जिया है, इस नॉस्टैल्जिया की इससे खूबसूरत मिसाल हमारी उर्दू शायरी में नहीं मिलती। उन्होंने गाने भी लिखे हैं। आप में से शायद ही कोई होगा जिन्होंने जगजीत का गाया हुआ वो गीत हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद नहीं सुना होगा। कमाल का गाना था और कमाल चला था। ये उनकी शायरी थी। वक्त नहीं है, वरना उनकी शायरी की बहुत सी मिसालें और बहुत से और जो
एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी बात की जा सकती है। वो बहुत अच्छे अदीब भी थे। नावल उन्होंने, मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 8 या 9 नावल उन्होंने लिखे। उनका सबसे मशहूर नावल आधा गांव, जो साहित्य एकेडमी अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया गया था, लेकिन बदनसीबी से वो अवार्ड उनको नहीं मिल सका, क्योंकि उस ज़माने में जो लोग साहित्य एकेडमी में हुआ करते थे सिलेक्शन बोर्ड में, उनका कहना ये था कि इसमें गालियाँ बहुत हैं। और गालियाँ उसमें इसलिए थी कि जो गांव के लोग हैं वो आपस में जिस तरह बातें करते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मुझे यकीन है कि आज के ज़माने में अगर वो नावल होता और साहित्य एकेडमी को भेजा जाता तो क्यों वो ज़रूर पास हो जाता, क्योंकि आज तो बहुत सारी फिल्मों में गालियाँ होती। और हैरत की बात यह है कि उन लोगों ने ये सोचा उस वक्त कि अगर ये नावल छप गया और इसको अवार्ड मिल गया और लोगों तक पहुंचा तो लोगों का अखलाक बिगड़ जाएगा। लेकिन हम जो इतनी जिम्मेदारी का काम करते हैं कि लोगों के अखलाक बनाते हैं, उन्हें ज़रा सा एहसास नहीं होता कि जब हम फिल्मों में गालियां लिखते हैं तो वो बच्चे जब हमारे सामने लौटेंगे तो क्या हाल होगा। हमें सोचना चाहिए इस बात के ऊपर, क्योंकि हम सिर्फ एंटरटेनर नहीं हैं, हम जिम्मेदार भी हैं अपने समाज के, अपने अखलाक के, अपनी तहजीब के। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने बहुत सारे नावल भी लिखे हैं। उनका ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज़, सीन नंबर 75 और न जाने कितने, मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत प्यार से लिखा करते थे। जो कुछ उन्होंने लिखा वो आज भी एक मिसाल के तौर पर किया, क्योंकि उसमें मिट्टी की खुशबू है। वो अपने जो उनका जो छोटा सा गांव था गंगोली, उसकी जो मिली जुली तहजीब थी, जिसे वो छोटा सा हिंदुस्तान कहा करते थे, उस हिंदुस्तान की तहजीब को, जो गंगा जमनी तहजीब थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, हिंदू मुसलमान को बुरा नहीं कहता था और मुसलमान हिंदू से नफरत नहीं करता था, उस तहजीब को उन्होंने हर जगह पेश करने की कोशिश की है। टोपी शुक्ला उनका एक बहुत मशहूर नावल है जिसमें हिंदू मुस्लिम रिलेशंस और उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बयान किया है। ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, जानकारी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि राही ने क्या किया था और वो क्यों बड़े हैं, क्यों अजीम हैं। अब बात आती है उनके टीवी लेखन की और सिनेमा लेखन की। बेशक उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी, बहुत अच्छी फिल्में लिखी, 1-2 फिल्मों के ऊपर उनको अवार्ड्स भी मिले, लेकिन उन्हें जाना गया, माना गया उसी एक सीरियल से। हालांकि सीरियल उन्होंने और भी लिखे हैं, नीम का पेड़ उनका बहुत अच्छा सीरियल था, लेकिन उनका जो ज़्यादा मशहूर जो काम है, जो उनकी पहचान बन गया, वो था महाभारत। महाभारत के वो बहुत से किस्से सुनाया करते थे। महाभारत जब वो लिखने के लिए, जब उनसे B.R. चोपड़ा के यहाँ बात हुई कि महाभारत कौन लिखेगा, और B.R. चोपड़ा ने, जो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ज़हीन आदमी थे और बहुत ज़माना शनास आदमी थे, उन्होंने कहा कि राही साहब लिखेंगे। क्योंकि राही साहब सिर्फ उर्दू के राइटर नहीं थे, राही साहब कई ज़ुबानों के माहिर थे। इंग्लिश बहुत अच्छी जानते थे, उर्दू बहुत अच्छी जानते थे, फ़ारसी जानते थे, हिंदी जानते थे, और हिंदी में उनके कई नावल भी छपे हैं, और थोड़ी बहुत संस्कृत भी समझ लेते थे। तो उन्होंने कहा कि राही साहब लिखेंगे, लेकिन लोगों को बड़ा एतराज़ हुआ। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान महाभारत लिखेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राही साहब ने कहा कि जो मैं लिखूंगा पहले एक बार उसको सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि एक मुसलमान इंसाफ नहीं कर पा रहा है सब्जेक्ट के साथ, तो फिर मैं कलम रख दूंगा, नहीं लिखूंगा। यहाँ एक सवाल ये पैदा हुआ, उस वक्त ये तय हो गया कि राही साहब लिखेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि जो हमारी जो मैथोलॉजी है उसमें तो ये है कि वेद व्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश उसको लिखते जाते थे, तो अब स्क्रीन पे कैसे दिखाया जाएगा। वो व्यास जी बोल रहे हैं और
गणेश जी लिख रहे हैं, ये तो बड़ा ऑड लगेगा। तो फिर किसको, किसी ऋषि मुनि को बिठाया जाए, वो बोल रहा है पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक चबूतरा है, उसके नीचे एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बंदा बैठा हुआ है और वो कहानी सुना रहा है महाभारत की। क्या ऐसा किया जाए? ये भी बड़ा अजीब लगेगा। तो राही साहब थे जिन्होंने ये कहा कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार, सबसे बड़ा हिस्टोरियन जो है वो वक्त है, और वक्त ये कहानी सुनाएगा। इसलिए जब महाभारत शुरू होता है तो मैं समय हूं कि जो आवाज आती है, आप पता नहीं आप में से कितनों को याद होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये आवाज शुरू होती थी तो एक कर्फ्यू जैसा लग जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी और लोग जो थे वो होटलों में जाके बैठ जाते थे, क्योंकि होटलों में उस वक्त सिर्फ एक प्रोग्राम चलता होता था होटलों के टीवी में, और वो था महाभारत। ये उसकी पॉपुलैरिटी थी। राही साहब ने हिंदी में लिखा या जिस जबान में भी लिखा ये एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन राही साहब ने जिस तेवर से लिखा, जिस खूबसूरती से लिखा, उसके अंदर एक राइटर की जो खूबियां हैं वो किस तरीके से उन्होंने महाभारत में इस्तेमाल की हैं, वो देखने के लिए महाभारत अगर कहीं मिल जाए तो दोबारा जरूर देखिए। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें मुकेश खन्ना साहब अपने इंटरव्यू में कह रहे थे, कुछ उन्होंने उदाहरण दिए थे और मैं हिल गया जब उन्होंने एक डायलॉग बोला, क्योंकि वो एक डायलॉग जो है वो उस वक्त की पूरी पॉलिटिक्स को, उस वक्त के पूरे हालात को न सिर्फ ये कि बयान कर रहा है बल्कि एक सीख भी दे रहा है कि सीन ये है कि वो क्या नाम था जो आंख पे पट्टी बांधती थी, हाँ जी, वो जो है गांधारी जी जो हैं वो पितामह के पास आती हैं और पितामह से कहती हैं कि पितामह आप तो हम सब में बड़े हैं, आप तो हम सब से ज्यादा जानते हैं, आप युधिष्ठिर को क्यों नहीं समझाते? और पितामह कहते हैं पुत्री मैं क्या समझाऊं, इसलिए कि जब छाया शरीर से लंबी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सूर्यास्त होने वाला है। इसे कहते हैं कुल्लड़ में दरिया भरना, कि ये इतने छोटे से जुमले के अंदर उन्होंने पूरा एक इतनी बड़ी बात जो थी वो पितामह की जबान से उन्होंने कहलवा दी। वो बेपनाह लिखने वाले, बहुत अच्छे लिखने वाले थे और आपको ताज्जुब होगा कि बड़े अजीब तरीके से लिखते थे। हम और आप उस लिखने के उस अंदाज का तसव्वुर नहीं कर सकते। बैंड स्टैंड पर उनका फ्लैट हुआ करता था, मेरा ख्याल है देवदूत में, तो वो शायद 2 बेडरूम हॉल का वो था। हॉल के अंदर सामने अपने राही साहब का गद्दा, एक 2 गांव तकिए, और राही साहब उसके ऊपर आधे लेटे आधे बैठे, 4-6 फाइलें चारों तरफ बिखरी हुई हैं और वो लिखे, आधे लेटे आधे बैठे उसके ऊपर वो लिख रहे हैं। वो एक वक्त में 4 चीजें लिखा करते थे, मतलब नॉवेल भी लिखा जा रहा है, फिल्म के डायलॉग भी लिखे जा रहे हैं, सीरियल भी लिखा जा रहा है, आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, दोस्तों को खत भी लिखे जा रहे हैं। एक फाइल उठाया, दूसरा रखा, दूसरा उठाया, तीसरा रखा, इस तरीके से करते हैं। यही नहीं, घर में शोर हो रहा है, माशाल्लाह भरा पूरा घर था, बेटे थे, बेटियां थी, बीवी थी, बच्चे थे, सब थे, तो 13-14 आदमी हुआ करते थे। तो उनकी बीवी जो है वो गाने सुन रही हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, नौकर जो है उनका अलग टंटा चल रहा है कि क्या पकेगा, क्या खिलाया जाएगा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और एक पोता जो है नदीम का बेटा, वो उनके पीठ पे चढ़ा हुआ घोड़ा खेल रहा है और राही साहब लिख रहे हैं। उन्होंने खुद एक मर्तबा बताया था कि कोई प्रोड्यूसर थे,
वो राय साहब को कश्मीर ले गए कि राय साहब ये बड़ी अच्छी जगह है, एकांत में बैठ के आप यहाँ लिखिए, बहुत अच्छा लिखा जाएगा। राय साहब कोई 18-20 दिन वहाँ रहे, जो खाली कागज लेके गए थे खाली कागज लेके चले आए। तो आपने लिखा क्यों नहीं? कहने लगे भाई देखो, जब तक वो बैकग्राउंड में मेरे घर की आवाजें नहीं हो मैं नहीं लिख सकता। तो वो आवाजें उनके लिए म्यूजिक का काम करती थी और वो लिखते थे। बहुत मुश्किल है इस तरह का कंसंट्रेशन करना लोगों को। अगर बिल्ली भी गुजर जाए तो उसके पाँव की चाप से तकलीफ हो जाती है, लेकिन वो लिखा करते थे। अपने दर्ज के एक ही आदमी थे मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर आप उनका हुलिया अगर आप कोई में से कुछ लोगों को शायद याद होगा, शेरवानी पहना करते थे, अंगरखा पहना करते थे, और शेरवानी भी ऐसी आमतौर पर सफ़ेद शेरवानी हुआ करती थी। शेरवानी खुली रहती थी, उसके बटन नहीं लगाते थे, और उसके अंदर से उनका नहायत उम्दा झलझल करता हुआ चिकन का कुर्ता दिखाई देता था, और उनका पानदान छोटा सा, अपने डिबिया उनके सब वो पैराफर्नेलिया उनके साथ। और राही साहब जो थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे क्योंकि उनको बचपन में पोलियो हो गया था, लेकिन हैंडसम आदमी थे। जब जो भी पहनते थे अच्छा लगता था उनके ऊपर, बोलते बहुत अच्छा थे, लतीफ़े बहुत अच्छे सुनाते थे, और अगर कोई भला आदमी अच्छा लतीफ़ा सुना दे तो उस पर ऐसा जोर का क़हक़हा लगाते थे कि छत नीचे आ जाए। तो जब वो बॉम्बे आए फिल्म लिखने के लिए, कुछ लोगों ने उनको बुलाया, शायद भारत भूषण जी ने बुलाया, किसने बुलाया मुझे सही याद नहीं, लेकिन जब वो आए तो लोगों ने कहा कि राय साहब ये अलीगढ़ नहीं है ना लखनऊ है, यहाँ ये आपकी शेरवानी और अंगरखा और ये कुर्ता नहीं चलेगा, यहाँ ज़रा अपना हुलिया तो बदल दीजिए। कहने लगे देखो भाई, अगर मैं चलूँगा तो मेरी शेरवानी भी चलेगी, मेरा अंगरखा भी चलेगा और मेरा कुर्ता भी चलेगा। और सच यही है कि आखिर वक्त तक उनकी शेरवानी भी चली, उनका अंगरखा भी चला और उनका कुर्ता भी चला। किसी ने ये नहीं कहा कि राही साहब आप ये क्या कपड़े पहन कर आप आए हैं। वो उनकी एक पहचान थी, एक अदा थी उनकी। मेरी उनसे मुलाकात बड़ी अजीब तरीके से, बड़ा एक, अगर आप फिल्मों में हम अक्सर ऐसा करते हैं और हीरो हीरोइन की मुलाकात जो है वो झगड़े से शुरू होती है, तो हम दोनों की मुलाकात भी झगड़े से शुरू हुई थी। और हुआ ये था कि राही साहब ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उर्दू जो है वो हिंदी की एक शैली है, वो अलग कोई ज़बान नहीं है। अब जाहिर है ये ऐसी बात है कि जिस पर हिंदुस्तान भर के जितने उर्दू वाले थे वो सब लाठी डंडे लेके खड़े हो गए। उनमें मैं भी था। मैं उस ज़माने में जर्नलिस्ट था और मेरे कॉलम जो थे वो अच्छे पढ़े जाते थे, तो मैंने साहब राही साहब की धज्जियाँ उड़ाती। एक कोई 4 कॉलम का बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, जितनी अदबी गालियाँ मुझे आती थी सब लिख दी मैंने कि साहब आप ऐसे हैं, जिस उर्दू ने आपको राही मासूम रजा बनाया, जिसने आपको पहचान दी, आप उसी को गाली दे रहे हैं। माँ को गाली देने वाला अदीब कैसे हो सकता है? ये मेरा आर्ग्यूमेंट था। खैर वो मजमून चला और उसका बड़ा चर्चा हुआ, राही साहब का भी वो डिस्कशन चलता रहा, बहुत से लोग उनकी तरफ हो गए, इस्मत आपा का बयान आ गया, अपने जाफरी साहब का बयान आ गया, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर ने बोलना शुरू किया, एक हंगामा हो गया। एक दिन मैं अपने अखबार के ऑफिस में बैठा हुआ था कि किसी ने आके कहा राही साहब आए, तो मैं समझा कि शायद मेरा एक दोस्त है महमूद राही, वो आया होगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है बैठाओ उसको, मैं आता हूँ। तो दरवाजे में देखा तो राही साहब खड़े हो। अब मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने कहा यार ये तो वो मेरा मजमून पढ़ के आए हैं और आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
तो बहरहाल आइए राही साहब तशरीफ रखिए, आप कैसे आ गए? कहने लगे देखिए मैं आप यहाँ आपकी गालियों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे बहस करने के लिए आया हूँ, और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक या तो आप मुझे कायल कर लें या मैं आपको कायल कर लूं। खैर बैठे, हम बहस करते रहे, बहुत देर तक बहस करते रहे, करीब कोई घंटे भर तक बहस रही, होती रही, और काफ़ी मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट जो था वो मेरा कहना ये था कि साहब ये कैसे मुमकिन है, ये दो ज़बानें अलग अलग ज़बानें हैं, एक की जड़ संस्कृत में है, दूसरे की जड़ अरबी फारसी में है, एक का अपनी शब्दावली है, दूसरे की अपनी शब्दावली है, एक की अपनी लिपि है, दूसरे की अपनी लिपि है, ये दोनों एक दूसरे की शैली कैसे हो सकती, उनका अपना आर्ग्यूमेंट था। बात चलते मुख्तसर कर रहा हूँ बात को कि बातें करते करते जब एक पिच पे हम लोग पहुंच गए तो सडनली राय साहब रुके, कहले हमें कुछ खाने को मंगवाइए, खाली पेट कब तक लड़कर झगड़ा करेंगे? मैंने कहा अरे सॉरी सर मैं तो भूल ही गया। खैर वो वहाँ बॉम्बे सेंट्रल पर मेरा ऑफिस था, वहीं करीब में एक ओटा वाला होटल हुआ करता था, तो मैंने लड़के को भेजा जल्दी से, क्या वो वहाँ का कीमा नान बहुत मशहूर था, तो मैंने कहा जाओ कीमा नान लेकर आओ, और कीमा नान आया और राय साहब ने बड़े मज़े लेके खाया और बहुत तारीफ की कीमे की भी और नान की भी, और जब खा चुके पान मुंह में रखा तो बोले हाँ भाई हम कहाँ थे? खैर वो बात जब ख़त्म होने लगी 2 घंटे की बहस, तो वो उठे और उन्होंने कहा देखिए आपकी बहुत सी बातें सही हैं, लेकिन मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। ये कह के वो बाहर निकले, अपनी एम्बेसडर में बैठे चले गए। उसके बाद मुझे पूरा यकीन था कि राही साहब अब मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, मुझे कभी मिलेंगे नहीं। आपको ताज्जुब होगा कि वो कोई 8 दिन के बाद मुझे कहीं में मिल गए और मुझसे कहने लगे उसके बाद बहुत सी मुलाकातें हुई, 2-4 बार मैं उनके घर भी गया, और वो बहुत सारी ऐसी बातें भी उन्होंने बताई कि जो मेरे लिए बाद में एक तरीके से मशाल साबित हुई। एक मरतबा उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक किस्सा सुनाया, कहने लगे कि तुमको मालूम है कि मेरी जो बहुत मशहूर फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की, उसका जो कन्फ्रंटेशन का सीन है जिसकी बड़ी तारीफ की जाती है, जैसे कोट किया जाता है, जो वहीदा जी और आशा पारिक जी के बीच में है, कहने लगे वो जब मैंने लिखा तो ऐसा मैंने अपना दिल निकाल के कागज पर रख दिया। कोई 7 पेज का उन्होंने वो सीन लिखा। तो राज खोसला जो उसके डायरेक्टर थे वो आए और राही साहब ने बड़े जोश से कहा कि राज सीन सुनो, और राही साहब ने सीन सुनाया तो राज खोसला, और जब सीन सुना चुके तो राज खोसला से पूछा कैसा लगा, तो उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, बड़ा ल्यूकवार्म सा, कहने लगा हाँ ठीक है राही साहब, आप एक काम कर सकते हैं। और उनका हाँ बोलिए क्या काम? कहने लगे देखिए मैं जहाँ जहाँ बोलता हूँ वो टुकड़े आप निकाल दीजिए, बाकी रहने दीजिए। हाँ ठीक है। राय साहब ने दोबारा पढ़ना शुरू किया, राज जी ने बताया ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, उन्होंने बहुत सारा काट दिया। जो 7 पेज का सीन था वो 2 पेज का रह गया। राय साहब का कहना है कि जब मैंने वो 2 पेज का सीन पढ़ा तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि सीन तो यही कह रहा है, बाकी 5 पेज तो लफाजी थी, वो बेकार के अल्फाज मैंने भर रखे थे, सीन का जो सारांश है वो इन 2 पेज में है। फिर उन्होंने मुझसे कहा एक बात याद रखना जायद मियाँ कि फिल्मी गीतों की तरह फिल्म के डायलॉग का भी एक मीटर होता है। और ये मीटर अगर बढ़ जाए या घट जाए तो सीन बेसुरा हो जाता है।
तो ये राही साहब, अब राही साहब के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि राही साहब की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि उन्होंने एक ऐसे माहौल में जो पूरा कमर्शियल माहौल था उसमें अपनी वैल्यूज़ को ज़िंदा रखा। ये जिन तीन बुज़ुर्गों का जिक्र हमने किया है, इन तीनों में ये चीज़ कॉमन है। आप देखिए अब्बास साहब में भी, शैलेंद्र जी में भी और राही साहब में भी, कि उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को अपने तरीके से हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरी दरख्वास्त है और बड़े अदब से दरख्वास्त है अपने एसोसिएशन से कि इस किस्म के छोटे छोटे सेमिनार या सिंपोजियम्स किए जाएं जिसमें इन लोगों के काम को एनालाइज किया जाए, ये समझने की कोशिश की जाए कि ये लोग जादू कैसे दिखाते हैं। क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर ऐसा किया गया तो हम में फिर कोई ना कोई शैलेंद्र, कोई ना कोई अब्बास, कोई ना कोई राही पैदा हो। शुक्रिया जावेद साहब। अब मैं बुला रहा हूं स्टेज पे राही साहब के फर्जंद नदीम खान साहब को और उनकी बहू पार्वती खान। हाँ, नदीम साहब सिनेमेटोग्राफर हैं, पार्वती जी बहुत अच्छी सिंगर हैं। प्लीज। साथ ही मैं आवाज दे रहा हूं रणधीर जी को। सर प्लीज। जावेद सिद्दीकी साहब और रणधीर जी अवार्ड पेश करेंगे। थैंक यू। नदीम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद सिद्दीकी साहब का, रणधीर जी का, गुलजार साहब का। संजय। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलजार साहब, रणधीर कपूर साहब, जावेद साहब और सारे लोग जो जिनको आप लोगों ने पहली बार मिले, पहली बार जाना कि उनके साथ में क्या रिलेशन है। हम लोगों के लिए भी ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। हमने काफ़ी इमोशनल समय रहा होगा आपके लिए, स्टेज पर हमने देखा जी। तो क्या कहना चाहेंगे इतने टाइम बाद सम्मानित होना बिहाफ ऑफ योर ग्रैंडफादर? Actually, it's a very difficult thing for me to talk about him right now because रोज़ ही हर दूसरे दिन हम वहीं से गुजरते हैं जहाँ पे हमारे नाना रहते थे, ख्वाजा अब्बास साहब, हमारी ममिया नाना, बाचू चाचा मैं उनको बुलाती थी। हम लोग वहाँ से निकलते थे मैरियट्स के सामने से, तो आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड पे उनके नाम की एक सड़क है, बस वही उनकी रिहाइश हुआ करती थी। और हमने बचपन का बहुत वक्त वहाँ पे गुजारा। और उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी हमारा घर, चिल्ड्रन सोसाइटी के पास अभी तक वो घर है। वो ज़माने की सबसे बेहतरीन फ़िल्म थी जो बच्चों के लिए बनाई गई थी, जो आजकल बच्चों के लिए फ़िल्में नहीं बनाते। और उसमें हम मेरे भाई, मैं कहना चाहती थी लेकिन मैं इतनी इमोशनल हो गई स्टेज पे कि मैंने कहा नहीं। हमारे भाई एन अनवर, अहमद नदीम अनवर, घर में हम उनको मोहब्बत से, प्यार से पाशा बुलाते हैं, उन्होंने उसका लीड रोल किया था।
एंड बहुत खूबसूरत फिल्म थी, सोशली बहुत रेलिवेंट फिल्म थी। पाशा को बेस्ट एक्टर्स अवार्ड मिला था, उस फिल्म को मिला था। उसमें मैंने भी एक छोटा सा किरदार किया था, यूं ही मामूली सा। तो वो सारी यादें जुड़ी हुई हैं, वो फिल्में, वो शूटिंग, वो मामाचू चाचा का टोपी पहनना, मुझे और उनका सब बच्चों को चिढ़ाना और सिखाना, और इतने आराम से सिखाते थे, मोहब्बत से हम लोगों को घुमाते थे। हम लोग उस माहौल में इतना कुछ सीख गए, इतना कुछ हमने इल्म पा लिया कि हमें पता भी नहीं चला। So those were great days, and because I am the daughter of अनवर अजीम साहब, तो मैं इल्म और अदब की दुनिया में ही बड़ी हुई हूँ। मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ। मैंने कोशिश की है इम्बाइब करने की कथक में कि मैं एक अच्छी नज़में, गज़लें, अच्छे मौजू को लेके कुछ करूँ। So what can I say? I mean, Khwaja Ahmad Abbas Sahab was a great person. He was a beautiful human being. Besides the fact that he was a great personality, he was iconic, he wrote so well, he made films that he believed in. लेकिन उससे ज़्यादा जो बढ़ के मैं कहना चाहूँगी कि he was a beautiful nana to have. क्या ईशान की हम बात करें तो आपने ईशान को फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कितनी ख्वाजा अहमद रजा जी के बारे में बताया, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के बारे में बताया, कितना उनके बारे में बताया, कितना ईशान ने जाना उनके बारे में या उनकी पिक्चरों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में? जी वो जानते हैं, और ही इज़ कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस्ड टू हिज सिनेमा, टू हिज राइटिंग। हमारी माय मदर यानी कि ईशान की नानी खुद जो एक बहुत बड़ी राइटर और एडिटर रही हैं और हैं, उन्होंने बच्चों को काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस किया है हर चीज़ से, अदब से। तो माचू चाचा की तो हमारी किताबें हमारे घर पे हैं। सो ही इज़ वेल इंट्रोड्यूस्ड। वेरी प्राउड फॉर यू आल्सो लाइक मदर ऑफ ईशान। शायद और ईशान की बात करें, सक्सेसफुल मूवी फर्स्ट बॉलीवुड, लाइक सेकंड इफ यू कैन से, yes, Beyond the Clouds and then Dhadak. Yes, very proud moment for you also. Yes, very fulfilling, very proud, very grateful. And lots of love for my children right now in my heart. मैंने मेहनत की और उन्होंने मुझे, they've gifted me back with the most that's possible. Yes. जिस तरह से हमने अभी पिक्चर स्क्रीन में दर्शाया गया, उसको देख के हमें ऐसा लगता है कि उस टाइम स्क्रीन राइटर और लिरिक्स राइटर एक एक्टर से भी ज़्यादा नवाजे जाते थे, और आज ये दौर में नहीं होता है। मतलब स्क्रीन राइटर को कोई जानता नहीं है, बेचारे झोले लेके घूमते हैं, अपनी कहानियाँ बॉलीवुड प्रोड्यूसर को बताते हैं। ये कितना गलत लगता है आपको? मुझे लगता है कि इसकी वजह ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही लार्ज और ह्यूज जगह है, और आज जो है सेलिब्रिटी सिस्टम बहुत आगे बढ़ चुका है। तो कुछ ही लोग सेंटर में हैं और वो लाइमलाइट ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई कमी है, क्योंकि अवार्ड्स फंक्शंस में भी उनको उसी तरह से नवाजा जाता है और क्रेडिट्स में भी उनको उसी तरह से। मेरे ख्याल में ये हमारी थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी की कमी हो गई है कि हम सिर्फ स्टारडम के पीछे भागते हैं और उन चेहरों के पीछे भागते हैं जो नेचुरली दे स्पेल स्टारडम आउट। So heroes, heroines and all celebrity filmmakers and producers, तो ये मेरे ख्याल में इस ज़माने की कमी है, और इसके लिए ख़ुद फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं और हम सब हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के गेट टुगेदर्स हों, इस तरह के जहाँ ऑनर किया जाए, जहाँ इतने ज़बरदस्त बातें की हैं और ऐसी ज़बरदस्त हमें ख़बरें मिली हैं, इन्फॉर्मेशन मिला है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज जावेद सिद्दीकी साहब ने जिस तरह से कमलेश पांडे जी ने बात की है, इतना कुछ हमें हासिल हुआ है। तो अगर इस तरह के ज़्यादा लार्जर लेवल पे होता रहा तो आजकल के जनरेशन को भी जानने को मिलेगा। जब इल्म ही नहीं है तो फिर किस तरह से होगा? सो द राइटर्स फेडरेशन हैज़ टू डू दिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम हियर with all of you and with everybody, and I had a lovely evening. Thank you so much for this honor. Thank you so much. Thank you, SWA. Thank you so much. खुदा दोस्त अजीज, शाह भाई आ जाइए। अरे आपको तो आना ही है, आप भी हमारे साथ में। मनोज भाई आप भी आ जाएं। Am I forgetting any other EC member? Please
आशीष पावस्कर प्लीज, रॉबिन भट्ट साहब प्लीज आइए, ये हमारी ईसी। अब मैं हमारे जो मैगजीन, जो हमारा ये ब्रोशर जो था, उसमें कई लोगों ने अपने आर्टिकल्स दिए और उसमें उन्होंने सहयोग दिया, दिल से लिखा। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं। उनमें से मुझे हरीश जी तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी इस वक्त नहीं है। मैं उन सब का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अब अंजुम जी आ ही जाएं, क्योंकि आपके बिना ये टीम जो है अधूरी लगती है। मैं पीआर टीम, हमने पहली बार एक प्रयोग किया और हमने एक पीआर टीम को, नई पीआर टीम को लिया। मौली सिंह जी ऑफ लाउड स्पीकर मीडिया, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। प्लीज कम ऑन स्टेज। या देवाशीष, वेयर आर यू? देवाशीष, आई फॉरगॉट। समीर, द कोऑर्डिनेटर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, प्लीज वेलकम हिम। इस शख्स ने बहुत बहुत मेहनत की। ये 3 एवीज जो हमने देखी, ये 3 एवीज बनाने वालों ने हमारे लिए स्पेशली ये एवीज बना के दी और ये निशुल्क काम किए हैं उन लोगों ने, मतलब जो खर्च लगा हमने सिर्फ वो ही दिया उनका। और आजम, ये दोनों यंग डायरेक्टर्स, आई वुड लाइक टू इनवाइट देम, अगर वो हैं तो अकबर आजम आ जाएं, है ना? उनके एक साथी भी हैं, जी, ये दोनों ट्विंस हैं, कमाल काम करते हैं दोनों, है ना? स्पेशल थैंक्स फॉर वरुण ग्रोवर, जिन्होंने हमें एंटरटेन भी किया और अपना नॉलेज भी शेयर किया। दोहरी जिंदगी की प्ले की टीम, जिन्होंने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने दी। मैं नेहा सिंह और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे ब्रोशर में कुछ लोगों ने अपनी